प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के क्लास में आप लोग पढ़ेंगे रक्षा एवं स्ट्रेटजिक अध्ययन बीए भाग 2 सेकेंड पेपर राष्ट्रीय सुरक्षा का अगला भाग। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम लोग अगले भाग पर। तो देखते हैं अगले भाग में हम लोगों को पढ़ना है भारतीय सुरक्षा के लिए खतरे। भारत में कितने प्रकार के खतरे हो सकते हैं? 2 प्रकार के भाई, आंतरिक खतरा और बाहरी खतरा। ठीक है, आंतरिक खतरा अंदर के राज्य के व्यक्तियों द्वारा, अंदर के राज्यों द्वारा, और बाहरी खतरा पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम लोग, क्या पढ़ना है हम। हाँ बच्चों, तो हम लोगों का जो चैप्टर है वो है क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता, निकटतम पड़ोसी से खतरे। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे आंतरिक खतरे के बारे में। ठीक है, आंतरिक खतरे, भारत के आंतरिक खतरे अंदर के राज्यों द्वारा, राज्य के व्यक्तियों द्वारा, राज्य के विशिष्ट धर्मों द्वारा। बच्चों देखा जाए तो देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित ही होता है आंतरिक खतरे, और भारत की आंतरिक सुरक्षा का आकार बहुत बड़ा है। ये बड़ा कहाँ से है, किस प्रकार है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं बड़ा क्यों है। बच्चों देखिए, भारत की जो कंडीशन है, हमारे देश की जो कंडीशन है, वो भारत में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं। बच्चों भारत में चारों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, चारों धर्मों के लोग हैं। चलिए, 4 धर्म हो गए जो कि सांप्रदायिक खतरे पैदा कर सकते हैं, सीधी सी बात है। सांप्रदायिक खतरे, वैसे भी भारत में सांप्रदायिक दंगे कभी कभी हो भी जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, जैसे 4 धर्म हो गया, और चारों धर्मों में बच्चों पहले सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। यहाँ पर अपने यहाँ जो संख्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। तो हिंदू धर्म, इसमें भी बच्चों 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन लोगों में भी मनमुटाव हो सकता है। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय में हो सकता है, ब्राह्मण वैश्य में हो सकता है, ब्राह्मण शूद्रों में हो सकता है। ऐसे इन चारों वर्णों में भी सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। ठीक है, और देखिए ब्राह्मणों में भी अलग अलग जातियां, तिवारी, मिश्रा, ठीक है, तिवारी, मिश्रा, पांडे, ओझा, मतलब इसको बार हमारा कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मणों में भी अलग अलग जातियां। ठीक है, ऐसे वैश्यों में भी, बनियों में भी अलग अलग जातियां। ठीक है, गुप्ता, अग्रवाल, केसरवानी, कहने का मतलब मेरा यही है कि वैश्यों में भी अलग अलग जातियां। उसके बाद आ गए शूद्र और क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रियों में भी अलग अलग वर्ग, कोई चौहान वंशी, तो कोई बिसेन वंशी, कोई जो है राम वंशी, कोई क्या सूर्य वंशी, चंद्र वंशी, तो अलग अलग हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अब सबसे बड़ी जो जातियां हैं बच्चों, शूद्र वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, जनरल वर्ग तो हम लोग पढ़ चुके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अब हमको पढ़ना है, अब हमको देखना है ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें। अब बच्चों इसमें जो है कितनी जातियां हैं, अहिर, गड़रिया, कुर्मी, मुराई, धोबी, धैकार, एससी, है ना बच्चों, हरिजन, फरोज, सब तो हैं। तो कहने का मतलब देखा जाए तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भारत एक प्रकार से बहुत बड़ी जातियों वाला राष्ट्र है। एक धर्म में अनेक जातियाँ, हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम धर्म में शिया सुन्नी हो गए, इसमें भी छोटे छोटी अन्य उपजातियों में बटा हुआ है। ठीक है बच्चों, वैसे देखा जाए तो अलग अलग वर्गों में विवाद होना ये कोई नई बात नहीं है, और होता भी रहता है। ठीक है, और अलग अलग धर्मों में विवाद होना ये भी नई बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इस्लाम में भी शिया सुन्नी विवाद सब लोग जानते हैं, लेकिन ये विवाद वहीं होते हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, अलग अलग राष्ट्रों में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी अलग अलग उपजातियाँ हैं। ठीक है, छोटी छोटी जातियों में ये भी बटा है बच्चों, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग जो होता है वो फिलहाल जो है जब तक बहुसंख्यक ना हो जाए तब तक उनमें लड़ाई नहीं होती। ठीक है, अब देखिए आगे ये हो गए कौन, इस्लाम। अब सिखों में भी अलग अलग वर्ग हैं। फिलहाल सिख अभी तक आपस में तो कभी नहीं लड़े, अलग अलग वर्गों में। ठीक है, चलिए, लेकिन फिर भी अलग अलग जातियों वाला देश हमारा है।
सिखों में भी अलग अलग जातियाँ इस प्रकार हैं। जो उच्च वर्ग के लोग जिन्होंने सिख धर्म अपनाया वो अलग हैं, मध्यम वर्ग के लोग जिन्होंने सिख धर्म को अपनाया वो अलग हैं, निम्न वर्ग के लोग जो सिख धर्म को अपनाया वो अलग है। कहने का मतलब इसमें भी भिन्न भिन्न की जातियाँ मौजूद हैं। उसके बाद क्रिश्चियन, ठीक है बच्चों, क्रिश्चियनों की भी अलग अलग जातियाँ हैं, जो है अलग अलग वर्ग हैं बच्चों, ठीक है, अलग अलग वर्ग उसमें भी हैं। फिलहाल ठीक है, हमारे यहाँ जो अधिक बहुसंख्यक जातियाँ हैं वो हैं हिंदुओं की। तो ज़्यादा खतरा इसमें कहाँ से है? पहली बात तो सांप्रदायिक खतरा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम सिख, मुस्लिम क्रिश्चियन, ठीक है। उसके बाद जो खतरे, अगर हिंदू राष्ट्र अगर हो जाए तो उसमें खतरे बच्चों जातिवाद वर्णवाद में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर छोटे छोटे जातियों में खतरा। वैसे बच्चों अगर वैसे भी देखा जाए तो जैसा मार्क्स ने कहा है कि समाज में एक वर्ग शक्तिशाली हमेशा रहा है जिसने अन्य वर्गों पे अपना प्रभुत्व बना के रखते आया है, अन्य वर्गों को अपने प्रभुत्व में लेकर ही वो आया है, अर्थात अन्य वर्गों को वो दबा कर रखना चाहता है, ठीक है। और भारत जैसे देश में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं बच्चों, संभावनाएं बहुत हैं आंतरिक खतरा उत्पन्न होने की, और कहीं कहीं से उत्पन्न हो भी रही हैं। जैसे अलगाववादी संगठन है, नक्सली संगठन है, कोई भी गवर्नमेंट किसी के प्रति भेदभावपूर्ण रणनीति अपनाती है, ठीक है, किसी के प्रति भेदभावपूर्ण रणनीति अपनाती है तो भी खतरों के रूप में सामने आ ही जाते हैं। या तो नक्सलवाद का जन्म होता है या अलगाववाद का, या तो जनता विद्रोह कर देती है बच्चों, ठीक है। ये चीज़ें भारत में अक्सर जो है देखने को मिलती है, ठीक है। ये सरकार द्वारा किसी न किसी प्रकार समझौते द्वारा, संधियों के द्वारा, ठीक है, बैठकर विचार विमर्श करके इन सबको सुलझा लेती है। अब देखिए स्थिति पाकिस्तान की देख लीजिए, भेदभावपूर्ण रणनीतियों के कारण ही बांग्लादेश को बचा नहीं पाए। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसका पहले नाम पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के तानाशाहों ने उसके साथ ऐसी भेदभाव की नीति अपनाई, ऐसी भेदभाव की उसने कि वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया बच्चों, सेकेंड ईयर में आप लोगों को, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं आप लोगों को 1971 के युद्ध में जब आपको पढ़ाया जाएगा तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा कि वहाँ की स्थिति क्या थी, कैसे ये पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। लेकिन पार्ट में हम आपको ये बताना चाहेंगे यहाँ पर कि वहाँ आंतरिक सुरक्षा को खतरे पैदा कहाँ से होने लगे। वैसे देखा जाए तो वैसे भी भारत के विश्व के नक्शे में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों जो है अलग अलग, दोनों की भौगोलिक स्थिति, एक जो है पश्चिम की तरफ है, एक पूर्व की तरफ है, अलग अलग भागों में बटा हुआ। संपूर्ण हुक्मरान, संपूर्ण सत्ता पक्ष वो जो है पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में, वहीं से संपूर्ण जो है गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों की। अब स्थिति बच्चों क्या थी, वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी समस्याएं आ गई जिसको वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अपने आप में क्या बोलते हैं तालमेल नहीं बिठा सकी, जिसके कारण 1971 जैसे 71 के युद्ध में या 1971 की समय में वहाँ पर विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। बच्चों हुआ क्या वहाँ पे, पहला नंबर तो कहते हैं ना चिंगारी पहले से ही लगी थी, बस उसमें आग लगाना बाकी था। पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पूर्वी पाकिस्तान के जनता के साथ, वहाँ के नागरिकों के साथ ऐसा भेदभाव किया। जैसे पहला भेदभाव हुआ बच्चों, चूँकि मुस्लिम कंट्री दोनों थे, पश्चिमी पाकिस्तान, ये चूँकि बांग्लादेश चूँकि बंगाल का क्षेत्र था, बच्चों ध्यान दीजिएगा ये बंगाल का क्षेत्र था। अब पश्चिमी पाकिस्तान की पहली भाषा जो थी वहाँ की उर्दू थी और यहाँ की भाषा बंगाली थी। अब वो जबरन उन्होंने इन लोगों पर उर्दू भाषा थोप दिया, और यहाँ पर जो है पूर्वी पाकिस्तान में इसका भी दबाव जो है राष्ट्रों पे पड़ा। भाई जबरन किसी के ऊपर आप कोई चीज़ थोपेंगे तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, उस पर आप सामंजस्य बिठा के चलिए, ये नहीं है कि आप जबरन किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप देंगे, ठीक है बच्चों। तो वही स्थिति अब देखिए, ये तो हो गई भाषा की प्रॉब्लम। दूसरी जो है एक भेदभाव कहाँ हुआ, जैसे वहाँ पर क्या होता था, विदेशी कोई सहायता आती थी तो ज़्यादा गपक ले जाते थे ये पश्चिमी पाकिस्तान के लोग, वहाँ नाम मात्र की सहायता पहुँचती थी, इसका भी विरोध उनके मन में भरा हुआ था। और बच्चों वहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन और खनिज संपदा थी उसकी जो है संपूर्ण दोहन ये कार्य पश्चिमी पाकिस्तान वाले कर रहे थे, और उसका कोई लाभ भी उनको नहीं मिल रहा था। यानी वहाँ का खा रहे थे लेकिन वहाँ वालों को दबा के रखे थे, ठीक है बच्चों। आगे जो हुआ
1971-71 के चुनाव में बच्चों, 71 के चुनाव में जो वहाँ पे चुनाव हुआ, उसमें वहाँ के जो बहुत बड़े नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको जो है बहुमत मिला, इतना बहुमत मिला कि वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो गए। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने क्या किया, जुल्फिकार अली भुट्टो, यहिया खां, ये सब मिलकर जो है क्या किए कि उनको सत्ता देना ही नहीं चाहते थे और दिए भी नहीं। परिणाम क्या हुआ कि हर प्रकार से जनता के ऊपर जब दबाव पड़ा तो जनता ने विद्रोह कर दिया। जब जनता ने वहाँ की विद्रोह कर दिया तब देखिए यहाँ पर इनका पागलपन जो है पाकिस्तानियों का, ये पश्चिमी पाकिस्तान के तानाशाहों का, कि इन्होंने क्या किया कि तुरंत वहाँ फौज भेज दिया। फौज को भेजने के बाद ये आदेश मिला कि जितनी बर्बरता से हो सके उनको दबा दो, हत्याएं करो, बलात्कार करो, मार डालो, काट डालो, बच्चों को जो है फरेआम उनको काट कर अलग अलग कर दो माता पिता के सामने, ताकि वो दहशत में आकर वो जो है विद्रोह करना बंद कर दें। ठीक है बच्चों, इतना जो है भयानक और घृणित कार्य जब वहाँ पर प्रारंभ हो गया तब वहाँ की जनता अपने प्राण बचा के भारत की ओर भागने लगी। और भारत में बच्चों वही स्थिति है कि चकमा और जो है बहुत सारे बांग्लादेशी शरणार्थी जो है यहाँ पर आज भी घुसे हुए हैं। अभी तक वो लौट कर बांग्लादेश नहीं गए, पूर्वी पाकिस्तान नहीं गए। तो कहने का मतलब जब ये भारत पर दबाव पड़ा शरणार्थियों का और पड़ोस में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा हो इसका पता चला, तो भारत की उस समय लौह महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने जो है ऐसी कार्रवाई की कि अंत में बांग्लादेश को अलग राष्ट्र उन्होंने बनाकर ही दम लिया। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब मेरा यही है कि वो लोग जो गलती पाकिस्तानियों ने किया वो गलती हमारे भारत देश में ना होने पाए, क्योंकि भारत देश वहाँ तो कम संभावनाएं थी, मुस्लिम सभी थे, लेकिन भारत की स्थिति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न वर्ग की जातियाँ, हर जाति हर वर्गों में, और हर वर्गों में जैसे हिंदुओं में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें भी अलग अलग जातियाँ, इस्लाम में शिया सुन्नी, ऐसे क्रिश्चियन और ईसाई में भी 2-2 वर्ग 3-3 वर्ग जरूर हैं। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान जैसी स्थिति भारत को भी झेलना पड़े। और भारत की स्थिति जो है आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत सारे खतरे हैं, बहुत सारी अलगाववादी संगठन ये सभी जन्म ले चुके हैं, क्योंकि बच्चों जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं तो मनुष्य ही ना। बच्चों देखिए, जैसे हम लोग अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, अपने जातियों के लिए, अपने वर्गों के लिए, अपने सबके लिए मान के चलिए, तो वैसे वो भी हैं मनुष्य ही, इसलिए गलतियां सबसे होती हैं। लेकिन सत्ता पक्ष में ऐसी गलती ना हो कि वो अलगाववाद नक्सलवाद जैसी स्थिति को जन्म दे। ठीक है बच्चों, और हमारे यहाँ ये अस्तर जो है जातिवाद धर्मवाद, ये नेतृत्व स्तर पर व्याप्त है। ठीक है बच्चों, ये नेतृत्व स्तर पे व्याप्त है, जबकि नेतृत्व स्तर पे ये चीज़ व्याप्त नहीं होना चाहिए। हर नागरिक, हर वर्ग, हर धर्म, जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हर धर्म के साथ, हर वर्गों के साथ, हर जातियों के साथ, हर संप्रदायों के साथ एक बराबर व्यवहार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंतरिक सुरक्षा बच्चों खतरे में पड़ सकती है और पड़ती भी रही है। ठीक है, खास करके पूर्वोत्तर क्षेत्रों में देखा जाए, असम, मिजोरम, ठीक है, असम, मिजोरम, मेघालय, जो वहाँ के राष्ट्र हैं, तो उन सारे राष्ट्रों में जो 7 बहनों के नाम से जो जाना जाता है जिन राष्ट्रों के, तो उन राष्ट्रों में खास करके एक उपेक्षा का शिकार वो सभी क्षेत्र बराबर रहे हैं, जिसमें वहाँ पर नक्सली संगठनों और अलगाववादी संगठनों की भरमार ज़्यादा है, और जिसे जो है पड़ोसी हमारे शत्रु हवा देकर उफाक को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, सहयोग भी दे दिए, समर्थन भी दे दिए, हथियारों की आपूर्ति भी कर दिए। क्या करना है तुमको, किसी को मारो, स्वयं मरो या भारतीय सैनिकों को मारो, विजय उनकी ही होगी। ठीक है बच्चों, कमजोर तो भारत ही होगा ना। ठीक, चलिए ठीक है बच्चों, फिर आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां, कौन कौन सी खतरे भारत के पास मौजूद हैं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ जितनी प्रकार का वर्ग, जितने प्रकार के धर्म, जितने प्रकार की जातियाँ, वो शायद अन्यत्र किसी देश में ऐसी हों। ठीक है, किसी देश में ऐसा नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ आंतरिक सुरक्षा को खतरे पैदा होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा हैं। चलिए आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ से हमको खतरे उत्पन्न हो सकते हैं।
हाँ बच्चों, तो ये अभी तक हम आप लोगों को बता रहे थे जातीय खतरा, ठीक है, जातिवाद का खतरा, धर्मवाद का, सांप्रदायिकता का खतरा। लेकिन बच्चों भारत में और भी बहुत सारे खतरे व्याप्त हैं, जैसे भेदभावपूर्ण नीतियाँ, जनजातियों के साथ, छोटी जातियों के साथ भेदभावपूर्ण नीतियाँ, भारत में व्याप्त बेरोजगारी, ठीक है बच्चों, भारत में व्याप्त बेरोजगारी, निर्धनता, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी अलगाववाद और नक्सलवाद को निमंत्रण दे सकती हैं, ठीक है बच्चों। और कहीं कहीं पर ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं। चलिए तो हम इसको कुछ भागों में हम लोग बच्चों बांट लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, भारत की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता हेतु आंतरिक खतरे। एक चीज जरूर है बच्चों, भारत में कोई भी वर्ग अगर भारत विरोधी वर्ग तैयार होता है तो पड़ोसी हमारे शत्रु राष्ट्र उसका दामन तुरंत थामते हैं और तुरंत उसको हर तरह से मदद देने लगते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो भारत विरोधी तो वो भी हैं और भारत के अंदर भारत विरोधी तत्व अगर पैदा हो गया तो वो समझ लीजिए उनका ही तत्व है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों भारत के लिए आंतरिक खतरे कौन कौन से हैं। इसमें तो पहला खतरा है सांप्रदायिकता या धार्मिक खतरे, दूसरा है बच्चों जातिवाद या जातीयता, ठीक है, अपनी जातियों के लिए विशेष प्रकार के कार्य करना, जाति वर्ग जो भारत में नेतृत्व स्तर पर व्याप्त है, क्षेत्रीयवाद या क्षेत्रीयता, ये भी बच्चों बहुत अच्छे उच्च स्तर पे व्याप्त है। पता लगा मंत्री पूरे यूपी का हो गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मंत्री यूपी का, मंत्री एमपी का, और कार्य कहाँ कर रहा है, जिस क्षेत्र से वो विधानसभा चुनाव लड़ता है, ये भी बच्चों क्षेत्रवादी है। जबकि संपूर्ण यूपी, संपूर्ण प्रदेश का मुख्यमंत्री, संपूर्ण प्रदेश का जो भी है वो जो है अन्य विभाग जो मंत्री परिषद के होते हैं, कोई ऊर्जा मंत्री है तो कोई लौह मंत्री है, कोई खनन मंत्री है, तो ऊर्जा मंत्री जी क्या करते हैं, सारी ऊर्जा ले जाके अपने विधानसभा क्षेत्र में कुरई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रीयता, अन्य वर्ग क्या है, उनके ऊपर भेदभाव तो हो रहा है ना। चलिए, भाषावाद, विभिन्न भाषाओं की समस्या, जनजातीय विद्रोह, एसटी वर्ग, अनुसूचित जनजातियों के लोग, जो गरीब वर्ग, गरीब तबका, जंगली जातियां जिसे हम लोग बोलते हैं, निर्धनता और बेरोजगारी, खास करके बेरोजगारी तो भारत में कुछ ज़्यादा ही है, पारिश्रमिक असमानता, ये बहुत ज़्यादा है बच्चों, पारिश्रमिक असमानता, भ्रष्टाचार और घूसखोरी, बच्चों ये नेतृत्व स्तर पे व्याप्त है, नक्सलवाद, ये खास करके कुछ क्षेत्रों में व्याप्त है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी व्याप्त है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके दूसरे पार्ट में, नहीं तो आप लोग सुनते सुनते ऊब जाएंगे, ऊबने लगेंगे बच्चों तो मज़ा नहीं आता, ठीक है बच्चों। चलिए, तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए और मस्त रहिए।